हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो इस वीडियो में हम आरईसी का रेफ्रिजरेंट वाला टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही कम होता है। ओके, और ये जो वीडियो होगा हमारे इस सीरीज का 5th वीडियो होगा। इसके पहले मैंने ऑलरेडी जो है 4 वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें से आपका वीसीआरएस, बीआरएस और बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन का टॉपिक कवर किया हुआ है। ठीक है, उसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर गेट्स के क्वेश्चन करवाए हैं और कुछ आपके ईएससी कन्वेंशनल के भी क्वेश्चन है। ओके, सो अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। ओके, नाउ बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एमएस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। नाउ अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, इसमें हमें मैचिंग करना। ओके, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, हमें एयर, अमोनिया, CO2 और रेफ्रिजरेंट 11 दिया हुआ है। ठीक है, इसको R11 भी बोला जाता है। तो इन सभी को मैच करना है। तो ये सभी जो है आपके रेफ्रिजरेंट्स हैं, यानी वर्किंग फ्लूइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर, और यहाँ पे आपके इस रेफ्रिजरेंट के रिलेटेड कुछ टर्म होंगे तो हमें उसको देखना है। तो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है, देखो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग फूड, तो इससे पता चल रहा है कि इसका यूजेज के बारे में दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहला देखते हैं हमारा एयर का यूज जो है, हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका यूज होता है आपका बेल कोलमैन साइकिल में, यानी कि एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में, और साथ ही साथ गैस लिक्विफिकेशन में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका पहला ऑप्शन जो एयर के लिए हो जाएगा वो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन हो जाएगा, यानी ए के लिए आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो यही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, बाकी आपको मिलाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बट फिर भी अमोनिया का यूज है आपका इंडस्ट्रियल लेवल पे, सेंट्रलाइज प्लांट जो होता है, बहुत बड़ा बड़ा प्लांट, वहाँ पे हमें जब कूलिंग की जरूरत पड़ती है तो उस रेफ्रिजरेटर में जो है हम अमोनिया का यूज करते हैं। ठीक है, CO2 का यूज हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फ्रीजिंग फूड के लिए करते हैं। जो हमारा फूड्स एंड ऑल होता है उसमें जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आइस होता है वो हमारा CO2 ही होता है। ओके, उसके बाद R11 जो है ये डोमेस्टिक के लिए यूज होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बोला गया मिल्क चिलिंग प्लांट्स द यूजुअल सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो इसमें सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो होता है आपका वो ब्राइन होता है। इस बात का ध्यान रखना। ये सब क्वेश्चंस आपको याद ही रखना पड़ेगा, और ये थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बोला जा रहा है द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर ए रेफ्रिजरेंट इंक्लूड। किसी भी रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टी जो है डिजायरेबल कॉम्बिनेशन, हमें वो देखना है। सबसे पहला, हाई स्पेसिफिक हीट एंड लो स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज हाई स्पेसिफिक हीट तो हमें चाहिए होता है, बट स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है लो चाहिए होता है या फिर हाई, वो डिपेंड करता है आपका रेफ्रिजरेंट लिक्विड है या फिर वेपर है। ओके, दूसरा देखते हैं हम, हाई हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड लो लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तीसरा यहाँ पे देखते हैं, हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपका जो है ऑप्शन सही लग रहा है। थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होना चाहिए और फ्रीजिंग पॉइंट भी जितना ज़्यादा लो हो सके उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। लेटेंट हीट जो है आपका ये ज़्यादा होना चाहिए, किसी भी आपका रेफ्रिजरेंट है वो कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक हीट तो हाई होना ही चाहिए, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो दिया हुआ है ये आपका लो होना चाहिए, ये आपका हाई नहीं होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव, यहाँ पे भी हमें प्रॉपर्टीज के बारे में ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्या है, लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये बिल्कुल सही है, एंड लो ऑपरेटिंग प्रेशर, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो तो डेफिनेटली आपका हाई ही होना चाहिए। ओके, और ऑपरेटिंग प्रेशर का मतलब होता है एक तरह से स्टैंडिंग प्रेशर। जैसे कोई भी रेफ्रिजरेंट को आप एक सिलेंडर में रख दो, और सिलेंडर में रखने के बाद थोड़ी देर के बाद जो है वो इन्वायरमेंट से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा जिस टेम्परेचर पे, तो वो जो मिनिमम टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इसको यूज करने में आसानी होता है। ठीक है, तो इसलिए लो ऑपरेटिंग प्रेशर आपका होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है एजोट्रॉप्स आर द मिक्सचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट्स एंड बिहेव्स लाइक द प्योर सब्सटेंस। ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। एजोट्रॉप्स है कोई भी मिक्सचर, जैसे आपका ये ले लो R11 और R112। ठीक है, इन दोनों से मिला के आपने एक रेफ्रिजरेंट बनाया, तो अगर एवरीवेयर उस रेफ्रिजरेंट में कंपोजिशन सेम है इन दोनों का, तो वो आपका एजोट्रॉप्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका आइसोमर्स रेफ्रिजरेंट आर कंपाउंड्स विद द सेम केमिकल फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये आपको भी पता होगा। आइसोमर्स में जो है आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है द फॉर्मूला N + P + Q = 2m
इज यूज फॉर अनसैचुरेटेड, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर यही आपका 2m+1 हो जाएगा तो वो आपका सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। एजोट्रॉप्स के लिए आपका R500 से स्टार्ट होता है और जो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके लिए आपका 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये इसका डेजिग्नेशन होता है, इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, आप वो भी जाके देख सकते हो, आपको REC के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका तीनों करेक्ट है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेफ्रिजरेंट, ठीक है। रेफ्रिजरेंट के बारे में हमें देखना है। रेफ्रिजरेंट NH3 यूज्ड इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये बात तो आपका बिल्कुल सही है, बिकॉज अमोनिया का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा लो होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको यूज करते हैं किसमें, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में। दूसरा फिर यहाँ पे देखते हैं, रेफ्रिजरेंट CO2 इज यूज्ड इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा आपका रेफ्रिजरेंट 112 नहीं, ये आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल में यूज किया जाता है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अब ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, मोस्टली इसमें लॉजिक थोड़ा बहुत लगता है, सिंपल सा वही है कि लॉजिक भी लगाओगे तो उसमें भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। लॉजिक लगाने के लिए आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है पता होना चाहिए इन सब चीज़ों का, तभी आप सोच सकते हो कि इसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगेगा या तो फिर सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, ठीक है। तो इट्स बेटर आप सिंपल याद रखो कि अमोनिया और CO2, ठीक है, इन दोनों में आप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज किया जाता है, और आपका R11 या R12 में सेंट्रीफ्यूगल का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें हमें पूछा जा रहा है, सिंपल हमें मैचिंग करना है, ओके। और यहाँ पे केमिकल फार्मूला दिया हुआ है। अब एक बात याद रखना, जैसे आपका R वो 11 से स्टार्ट होता है, ये 12 और उसके बाद 22 और 134, इन तीनों का याद रखना। इसमें आपका 3 क्लोरीन होता है, इसमें आपका 2 Cl होता है, इसमें 1 Cl होता है और इसमें एक भी Cl नहीं होता है, इसलिए इसको इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट भी बोला जाता है, ओके। तो इस हिसाब से आप ये वाला सीरीज याद रखो, और ये सभी सैचुरेटेड कार्बन है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग से आप यहाँ पे मैच कर लो। आप यहाँ पे देखो R12 में आपका 2 क्लोरीन वाला देख लो, ये 2 क्लोरीन वाला है, तो ये आपका हो जाएगा, ये भी हो सकता है आपका R12 और ये भी हो सकता है, तो देखते हैं अपन क्या होगा। उसके बाद ये सबसे पहले तो इसको मिला लो, ये अमोनिया वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद R22 मतलब 1 क्लोरीन वाला, 1 क्लोरीन वाला कौन सा आपका ऑप्शन है यहाँ पे, ये वाला है, तो ये R22 वाला ये वाला हो जाएगा, ठीक है। R12 आपका 2 क्लोरीन वाला, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, 1 कार्बन 2 क्लोरीन वाला, ठीक है। और ये आपका 133 वाला, तो यहाँ से आप ऑप्शन मैच कर लोगे तो आपका ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ओजोन डिप्लीशन बाय CFC अकर्स बाय ब्रेकडाउन ऑफ द, ये डेफिनेटली किसके ब्रेकडाउन की वजह से होता है, जैसे ही आपका ओजोन जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो उसके वजह से हमारा ओजोन डिप्लीशन होता है। सिंपल होता क्या है, जैसे क्लोरीन एटम जो आपका नीचे से अर्थ के सरफेस से उड़ के आपका स्ट्रेटोस्फीयर में जाता है, वहां पे इस पे यूवी लाइट पड़ता है, और यूवी लाइट का काम क्या होता है, इस यहाँ पे Cl2 जो होता है इसको Cl मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये फिर जाके आपका ओजोन से रिएक्शन कर लेता है, तो इसी वजह से आपका ओजोन का डिप्लीशन होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑप्शन देख लो, क्लोरीन एटम्स फ्रॉम रेफ्रिजरेंट बाय यूवी रेडिएशन एंड रिएक्शन विथ ओजोन इन टोरोस्फेयर, तो ये तो बिल्कुल गलत है, टोरो वाला ये गलत हो जाएगा। इन दोनों में से देखते हैं, क्लोरीन एटम्स फ्रॉम रेफ्रिजरेंट बाय यूवी रेडिएशन एंड रिएक्शन विथ ओजोन इन स्ट्रेटो, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। फ्लोरीन तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो क्लोरीन वाला ऑप्शन और विथ स्ट्रेटोस्फेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये वाला भी सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला जा रहा है R134, हम मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि इसका यूज हम सबसे ज्यादा अभी किया जाता है और ये इको फ्रेंडली इसको माना जाता है, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला वही वाला होगा जिसमें एक भी आपका क्लोरीन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इन केस ऑफ द लीकेज ऑफ द फेरॉन रेफ्रिजरेंट, फेरॉन रेफ्रिजरेंट का जब हम लीकेज क्या करते हैं तो वहां पे हम हेलाइट टॉर्च का यूज करते हैं, ठीक है। वो सिंपली जो है आपका ब्लू कलर से ग्रीनिश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ग्रीनिश में ब्रूनिश ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ग्रीन कलर में आपका, तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर किसका होता है, तो ये सिंपल आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपका CH2O का होता है, ये ऑलमोस्ट आपका 374 केल्विन के आसपास होता है, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं आता है, इसी के आसपास होता है, और इसका जो क्रिटिकल प्रेशर होता है वाटर का वो 2 to 1 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, बार में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग अमोनिया इज अ रेफ्रिजरेंट इज इट्स, तो अमोनिया का ऐसा कौन सा एडवांटेज है जिसका यूज, जिसके वजह से जो है हम इसको रेफ्रिजरेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है।
तो अमोनिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होता है सोल्युबिलिटी ऑफ द वाटर, इसलिए हम इसका सबसे ज़्यादा यूज जो है VARS सिस्टम में करते हैं। वहाँ पे हमारा जो अमोनिया होता है वो रेफ्रिजरेंट होता है और आपका वाटर जो होता है वो आपका एब्जॉर्बर होता है, ठीक है, एब्जॉर्बर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द पाइप्स एंड फिटिंग्स इन एन अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम शुड बी मेड ऑफ। तो अमोनिया जो है आपका वो कॉपर से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, रिएक्ट कर लेता है, तो इसलिए हम अमोनिया का जो भी है वो उसको राउट आयरन या तो फिर आप कास्ट स्टील से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। अगर आपका अमोनिया रेफ्रिजरेंट है तो ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है वो ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसमें हमें मैच करना है और डिफरेंट टाइप का टेस्ट है और किस टेस्ट का हम यूज में क्या क्या यूज होता है उस पे बेस्ड है ये, ठीक है। पहला देखते हैं सल्फर कैंडल टेस्ट, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा ज्यादा पॉपुलर नहीं है, सबसे ज्यादा मेन जो पॉपुलर है इसमें हैलाइड टॉर्च टेस्ट है, ठीक है। हैलाइड टॉर्च टेस्ट का यूज जो है हम हेलो कार्बन के लिए करते हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पॉपुलर भी है। उसके बाद आपका सोप एंड वाटर टेस्ट जो है इसका यूज हम प्रोपेन के लिए करते हैं। एंड देन आपका ये वाला जो है अमोनिया स्वैब टेस्ट, इसका यूज है सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड के लिए होता है, ठीक है। और फिर आपका लास्ट वाला बच गया सल्फर कैंडल टेस्ट, ये आपका अमोनिया के लिए होता है। यहाँ से आपका ऑप्शन मैच कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओके। तो ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा टेस्ट में क्या किसके लिए यूज होता है और क्या कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया वेयर इज एन ऑयल सेपरेटर। ऑयल सेपरेटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टर्म। जैसे ये आपका VCRS हो गया, ये आपने VCRS बनाया, ठीक है, ये थ्रॉटलिंग हो गया। तो ऑयल सेपरेटर जो है जैसे यहाँ पे कंप्रेसर से निकलता है तो होता है क्या है कि कंप्रेसर के निकलने के साथ रेफ्रिजरेंट थोड़ा बहुत इसमें ऑयल आ जाता है, ठीक है। तो इस ऑयल को सेपरेट करने के लिए ताकि ये ऑयल इस कंडेंसर में जाके एक्युमुलेट ना हो और इस कंडेंसर का एफिशिएंसी कम ना करे, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं ऑयल सेपरेटर लगाते हैं कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। और एक और ध्यान रखना, फ्लैश चैम्बर जो है हम FLASHE फ्लैश चैम्बर जो है हम यहाँ थ्रॉटलिंग और इवेपोरेटर के बीच में लगाते हैं। और सेंसिंग बल्ब एक होता है, ठीक है, सेंसिंग बल्ब, उसका यूज है हम इसके बीच में लगाते हैं, इवेपोरेटर और कंप्रेसर के बीच में लगाते हैं, ओके। फ्लैश चैम्बर क्या करता है आपका, फ्लैश चैम्बर जो है आपका जो भी वाटर में आपका एयर मॉलिक्यूल रह जाता है उसको अलग करता है, ठीक है, दोनों को अलग अलग करता है। वाटर वेपर मतलब लिक्विड और वेपर को ये अलग अलग करता है, ओके। तो ये बात ध्यान रखना है कि कौन सा कंपोनेंट आपका कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, आई मीन कहाँ पे वो लगता है आपके VCRS में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूज ऑफ द रेफ्रिजरेंट R12 फॉर टेम्परेचर बिलो -30°C, ठीक है। तो जब -30°C से भी कम आपको करना होता है तो वहां पे जो है हम पुअर मिसिबिलिटी विथ लुब्रिकेटिंग ऑयल वाला रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये सिंपल चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बोला जा रही है एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला यहाँ पे एसर्शन जो है हमारा रेफ्रिजरेंट R11 R12 हैव ए ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन ओजोन लेयर डिफिनेशन, ठीक है, देन R22। देखो R11 में 3 क्लोरीन होता है, ठीक है, और उसके बाद R12 पे आपका 2 क्लोरीन होता है और 22 में आपका 1 क्लोरीन होता है। तो डेफिनेटली इन दोनों का इम्पैक्ट जो होगा ओजोन पे वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, ओके। तो ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे R22 हैज ए लार्जर नंबर ऑफ क्लोरीन आइटम्स, ये बात बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ये रीजन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। अगर कोई भी डाउट है आप इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब MS Tutorial। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।